अब जैसे कि कोई आदमी है, किसी दिन किसी रंग की शर्ट पहनकर ऑफिस गया, और वहां जाकर उसे कुछ बहुत अच्छा हो गया उसके साथ में, मे बी प्रमोशन हो गया या अप्रेजल मिल गया, कुछ भी हो गया। तो उसको लगा कि यार ये तो कमाल हो गया, शायद मैंने, अब वो चीज अगर एक दो बार और हो गई तो उसका उसका पूरा विश्वास हो जाएगा कि यार ये वाली जो शर्ट है ना, ये मेरी लकी है। कि सोम शनिश्चर पूरब न चालू, हम्म। मंगल बुध उत्तर दिश कालू। जैसे आप बता रहे थे ना, मेढक मेढकी की शादी करा रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं ये तो हम्म। क्या अनपढ़ गंवार लोग हैं, और खुद जो है घर के अंदर बैठकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और 5 लीटर दूध और घी और पता नहीं क्या क्या उसमें बर्बाद कर दिया। हाँ। बिजनेस कर रहा था, और वो बिजनेस मतलब लगातार बहुत स्ट्रगल था, और उसमें कुछ प्रॉफिट निकल कर नहीं आ रहा था, हर महीने कुछ ना कुछ लॉस ही जाता था। तो हाँ। मैंने हाँ। कहा चलो यार इसको आजमाते हैं, चाहे वो चीज़ धर्म से आ रही हो या चाहे वो लोक परंपरा से आ रही हो, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। और चाहे जैसे करवा चौथ का आपने बताया, तो मैं तो कई लोगों को मैंने समझा समझा के, मैंने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी को, मेरा जो भाई है उसकी वाइफ को, मैंने समझा समझा के इनके जो है व्रत छुड़वाए हैं। हेलो अर्पित, आपका इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन पर स्वागत है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये मुद्दा है सुपरस्टिशन या अंधविश्वास से रिलेटेड। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे विश्वास करते हैं जिनका कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। जैसे कि कोई काली बिल्ली अगर मान लीजिए रास्ता काट जाए, तो हम कहते हैं बड़ा अशुभ हो गया, हम लोग वापस चले आते हैं। या 13 का नंबर होता है, लोग बड़े अशुभ मानते हैं। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो सारी दुनिया में कॉमन है। कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कल्चर में कॉमन है। तो आपका क्या सोचना है कि ये जो सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है, वो क्यों होते हैं? और लोगों को क्यों जो है ये एनालाइज नहीं करते कि भाई इसका कोई बेसिस नहीं है, और क्यों लोग इसको फॉलो करते हैं? एक्चुअल में सुपरस्टिशन का ऐसा है कि ये बड़े लंबे समय से हमारे साथ चले आ रहे हैं, और ये क्यों है हमारे साथ में, इनकी कुछ साइकोलॉजिकल वजहें भी हैं, और किस तरह से हमारे साथ जुड़े उनकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। तो और ये पुराने टाइम में, जब से हम मतलब हम हंटर गैदर थे, हम जंगलों में भटकते थे, तब से शायद इनकी शुरुआत हो गई थी। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो देखते थे कि भाई हम जैसे कुछ करते हैं, जैसे हम कोई टूल बनाते हैं या हम कोई चीज़ करते हैं, तो उसको करने से कुछ होता है। और नेचर में वो देखते थे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, उनमें कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में थी, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी। कई बार जो है बहुत अच्छा शिकार मिल जाता था, कई बार कोई अच्छा शिकार नहीं मिलता था। अब कुछ चीज़ें उनसे जुड़नी शुरू हो गई कि अगर हम शायद ऐसा करते हैं तो शायद कुछ अच्छा हो जाता है। यहाँ से सुपरस्टिशन का जन्म होता है कि कुछ ऐसी वो चीज़ कर रहे हैं जिससे फिर उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ उसका आउटकम शायद उनको कुछ पॉजिटिव वे में मिले। और आज भी देखें तो सुपरस्टिशन वही है बेसिकली, कि हम कुछ करते हैं, भले उसका कोई रैशनल कनेक्शन ना हो उस आउटकम के साथ में, बट स्टिल हमारी उम्मीद होती है कि ऐसा करने से कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा हो जाएगा। तो जैसे कि कोई काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसमें लोगों को लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा हमारे साथ में। ऐसे ही कुछ लोग, कुछ कोई चीज़ें लकी होती हैं उनकी, वो उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, जिससे उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये एक सिलसिला है जो बड़ा लंबा चला आ रहा है। और ये चीज़ हम आज भी जो कुछ ट्राइब्स हैं उनके अंदर देख सकते हैं, उनके जो कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कोई शिकार करने से पहले का कुछ रिचुअल होता है, जिससे उनको लगता है कि अगर वो रिचुअल करेंगे तो शायद शिकार हमें अच्छा मिलेगा। इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं उनमें बहुत सारे रिचुअल चलते हैं, जब फसल बोने से पहले का रिचुअल, फसल कटने से पहले का रिचुअल। तो उम्मीद उनकी यही होती है कि ऐसा करने से शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि वानुआतू एक आइलैंड वाला कंट्री है, और उसमें एक आइलैंड है जहाँ पर कि कुछ ट्राइब्स रहती हैं। उस ट्राइब में एक कल्ट टाइप का एक डेवलप हो गया है, जिसको कि कार्गो कल्ट बोलते हैं। उन लोगों की क्या मान्यता है कि उनको लगता है कि कुछ वो फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी फॉलो करते हैं, जैसे कि एक आर्मी की जो ड्रेस है, यूएस आर्मी की ड्रेस है, उसको पहनते हैं, और उसको पहनकर वो उनकी तरह मार्च करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक टावर टाइप का बनाया हुआ है, और उसको एक, और वहां पर भी वो एक प्लेन जैसा उन्होंने घास फूस का बनाया हुआ है, और उसको करते हैं, उस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं वो। तो वो रिचुअल कहाँ से आया उनके बीच में, तो उनकी हिस्ट्री जब हम पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो वहां पर अमेरिकन आर्मी ने एक बेस बनाया हुआ था। तो वो जो अमेरिकन आर्मी का बेस था, तो पहली बार वो ऐसा था कि उन आदिवासी वो जो थे, वो पहली बार
किसी सभ्यता के संपर्क में आए थे, और ऐसी चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। जो प्लेन्स अब वहां पर लैंड हो रहे हैं, उन प्लेन से जो सामान निकल कर आ रहा है, और उन सामानों में बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं, बड़े अच्छे अच्छे सामान हैं, उनसे बहुत सारी चीजें बहुत इजीली हो जा रही हैं। और कुछ लोग थे जिन्होंने उन सामानों को उन आदिवासियों को भी एज अ गिफ्ट दे दिया, और उनको लगा, उनकी तो लगा कि यार ये क्या कमाल हो गया, ये तो ऐसी हमने चीजें कभी कल्पना में भी नहीं सोची थी जो हमें मिल गई। तो उन्होंने उन चीजों को बारीकी से देखा। अब जो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उनकी सोच में और समझ में और टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा गैप है कि वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये चीजें कोई इंसान बना भी सकता है। तो उनको क्या लगा कि शायद ये कुछ ऐसा रिचुअल करते हैं जिसकी वजह से ये चीजें इनके पास आती हैं। तो उस चीज को उन्होंने कॉपी किया, और उनको लगा कि शायद हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा दोहराएं, तो शायद हमारे पास भी वो चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ से एक अंधविश्वास का जन्म हुआ। तो एक कार्गो कल्ट है वहां पर आज भी, मतलब इस चीज को, इस परंपरा को फॉलो करते हैं। वही सारी चीजें वो करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से वो उन्होंने उन अमेरिकन को करते हुए देखा था। और उनको लगता है कि शायद ऐसा करके बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस पर एक पूरा उन्होंने एक पूरी फिलोसफी डेवलप हो गई है एक पूरी, कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर जैसे कि हमारे जो रिलीजन्स हैं उनके अंदर है कि भाई जब कयामत का दिन आएगा तो कयामत के दिन आने पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी तरह से उनकी फिलॉसफी है कि भाई एक दिन आएगा, जब उनका कोई देवता भी है जिसको कि उन्होंने शायद कोई अमेरिकन का कोई नाम है उसको मिस प्रोनाउंस करके उन्होंने जॉन फ्रूम करके कुछ बोलते हैं वो, कि वो जॉन फ्रूम प्रकट होंगे, और जॉन फ्रूम आएंगे तो फिर ये हो जाएगा, जो है पहाड़ समतल हो जाएंगे, नदियां मिल जाएंगी, और पता नहीं बूढ़े जवान हो जाएंगे, और इस तरह की उनकी प्रथाएं हैं। तो ये इस तरह से जन्म लेते हैं। आज जब हम देखते हैं कि लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो साइकोलॉजिकल रीजन उसके पीछे यही है कि हम हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक एबिलिटी है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की। हम लगातार पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। अब जैसे कि कोई आदमी है, किसी दिन किसी रंग की शर्ट पहनकर ऑफिस गया, और वहां जाकर उसे कुछ बहुत अच्छा हो गया, उसके साथ में मे बी प्रमोशन हो गया, या अप्रेजल मिल गया, कुछ भी हो गया। तो उसको लगा कि यार ये तो कमाल हो गया, शायद मैंने, अब वो चीज अगर एक दो बार और हो गई तो उसका उसका पूरा विश्वास हो जाएगा कि यार ये वाली जो शर्ट है ना, ये मेरी लक की है। ऐसे ही इन चीजों का जन्म हो जाता है। और वो फिर चलती रहती हैं, लोग मानते रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा अर्पित कि बेसिकली जो हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम कॉज और इफ़ेक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो हम्म। जब भी हमें कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम चाहते हैं हो जाए या उसके विपरीत हो जाती है, तो फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि चीज़ें अच्छी हो गई या बुरी हो गई। और फिर हमें जो कारण समझ में आता है, फिर हमें लगता है अगर हम उस कारण को रिपीट करें तो फिर हमारा जो आउटकम है वो भी रिपीट होगा। और हम्म। ऐसा हो सकता है कि इनके दोनों के बीच में कोई भी सामंजस्य ना हो या कोई भी रीज़न नहीं हो। हम्म। इसीलिए कई बार जो सुपरस्टिशन होते हैं उसको हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहें तो सुपरस्टिशन को हम कहते हैं कि इट इज़ अ बेसिकली अनटेस्टेड और अनप्रूवन हाइपोथेसिस। जैसे कि अगर हम साइंस के स्टेप्स की बात करें तो साइंस में सबसे पहले आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद में हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेज में फिर हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक हाइपोथेसिस होती है। लेकिन उसके बाद में फिर साइंस में हम और भी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम उसको फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटा होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद देखते हैं कि क्या जो आउटकम हमने प्रिडिक्ट किया था वो आउटकम बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर वो आउटकम नहीं आता तो फिर उस हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर वो आ रहा है तो फिर वो एक तरीके से थ्योरी बन जाती है या रूल बन जाती है। लेकिन सुपरस्टिशन के केस में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में हम उसको कभी टेस्ट नहीं करते। और फिर वो हाइपोथेसिस जो है वो जिसको हम कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती चली जाती है। अब जैसे बिल्ली मारने की बात है कि बिल्ली अगर सामने आ गई, अब इसका मैं ऐसे ही एक बार देख रहा था कि इसमें क्या इसका रीज़न है, तो फिर हमने देखा कि जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसमें जो जो ब्लैक कैट्स होती हैं उसका जिक्र है कि बड़ी अशुभ मानी जाती हैं। और फिर इसको धीरे धीरे करके ग्रीक मैथोलॉजी से वो क्रिश्चियनिटी में आई, और पोप जो हैं उन्होंने 13th सेंचुरी में जो कैट थी उसको उन्होंने डेविल का जो है वो रिप्रेजेंटेशन डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद में ये माना जाने लगा कि जो ब्लैक कैट है वो डेविल है। और उसके बाद में फिर जो है जो भी आदमी को जाते समय मान लिया अच्छा काम करने जा रहे हैं और ब्लैक कैट दिख गई तो फिर लगता था कि यह चीज़ अशुभ हो जाएगी, और इसीलिए फिर वो चीज़ें चली आई। लेकिन हमने कभी इसको टेस्ट नहीं किया। अब इसको टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमने देखा कि भाई 100 लोग ऐसे गए जिनमें बिल्ली आई और वो उसके बाद में इंटरव्यू देने गए या अपने काम पे गए, और उसके बाद में कोई जिनके सामने नहीं आई और वो
गए और उसके बाद उनके रिजल्ट में कोई फ़र्क आया कि नहीं आया। लेकिन हमने कभी भी आज तक कोई ऐसा टेस्ट किया नहीं। और ये ऐसी चीज़ है कि जो फिर चलती चली आ रही है, चलती चली जा रही है, क्योंकि धर्म से भी जुड़ी हुई है और लोग फिर हम्म। उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, और इसीलिए जो सुपरस्टिशंस हैं वो चलते चले जाते हैं। तो ये ओके। बेसिकली आपके हिसाब से जो सुपरस्टिशन है, इसका कारण क्या होता है? मतलब लोग इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि सुपरस्टिशन लोग फॉलो करते हैं, और इसके बावजूद कि उसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लोग उसको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते चले जाते हैं। मेरे ख्याल से एक तो ये है इसका कि एक कोपिंग मैकेनिज्म है लोगों के लिए, अपने जो अनसर्टेनिटी होती है उससे डील करने का। उनको लगता है कि शायद ऐसा करके मैं समहाउ कुछ कंट्रोल मुझे मिल सकता है अपनी सिचुएशंस पर। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इसमें मतलब नुकसान नहीं लगता लोगों को। वो कहते हैं ना कि यार इसमें जा ही क्या रहा है, कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत हम्म। है। तो चलो लाल रूमाल जेब में रख के चले जाते हैं, हो सकता है उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, या ऐसा कर लेते हैं। तो उसका कुछ ऐसा नुकसान नहीं है करने का। तो वो लोगों को उसमें कुछ ऐसा करने में जाता भी नहीं है, तो इसीलिए लोग लगातार फॉलो करते रहते हैं। हाँ, ये भी बात है। और एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमने एक किताब है, हाउ टू द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय डॉल्फी, एक जर्मन ऑथर है, उनकी किताब है। हम्म। उसमें उन्होंने बताया कि एक अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसके अंदर ये था कि दो लोगों को कमरों में, कमरा ए मान लीजिए, रूम ए एंड रूम बी, उसमें लोगों को बैठाया गया। हम्म। और एक रूम में क्या था कि एक रेड कलर की एक बटन लगी हुई थी और दूसरे में नहीं लगी थी, और उसमें क्या था कि जो नॉइज़ का लेवल है वो लगातार बढ़ाया जाना था, और उन लोगों को कहा गया कि जब ये नॉइज़ आपकी अनबियरेबल हो जाए तो आप अपना हाथ खड़ा कर देना। इस टाइप से उनको कहा गया कि आप करिए। अब उसमें जो रेड बटन लगा हुआ था, उन लोगों को बताया गया कि देखिए, अगर नॉइज़ आपको दिक्कत लगती है तो आप ये रेड बटन दबा देंगे, तो जब दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। और हम्म। दूसरी साइड में उनको ये बात नहीं बताई गई, जबकि एक्चुअली वो रेड बटन का कोई कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन ये देखा गया कि जिस कमरे में रेड बटन लगी हुई थी, वहां के लोगों ने ज़्यादा हद तक जो है उसको, जो नॉइज़ का लेवल है, ज़्यादा देर तक बर्दाश्त किया। और जिसमें नहीं लगी हुई थी, उसमें जैसे ही थोड़ी थोड़ी नॉइज़ बढ़नी शुरू हुई, लोगों ने हम्म। तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। तो जब हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास में जिससे हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं कि वो उनका थोड़ा सा एक टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। इसको कई बार हम्म। प्लेसबो इफेक्ट भी कहा जाता है। और ये हम्म। कई बार, जैसे आप लिफ्ट में देखा होगा कि एक बटन होती है, इसको अगर आप दबा दें तो लिफ्ट जल्दी से क्लोज हो जाती है। कई बार एक्चुअली हम्म। वो बटन ऐसे ही दी जाती है। लेकिन हाँ। जब आप दबा देते हैं तो फिर आपको लगता है कि भले ही उतना ही टाइम लगे, लेकिन लोगों को एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलिए जो है ये क्लोज हो जाएगी। तो ये हम्म। प्लेसबो इफेक्ट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसके बारे में मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि प्लेसबो इफेक्ट आपको तो मालूम होगा क्या होगा, मेरे ख्याल से। आप कुछ बताना हम्म। चाहेंगे प्लेसबो इफेक्ट के बारे में? हाँ। हाँ, बेसिकली होता क्या है कि वो भी एक तरह से एक काइंड ऑफ अंधविश्वास ही कह सकते हैं लोग। हमें लगता है कि हमने कोई ऐसी चीज ली है जिससे कुछ समहाउ कुछ इफेक्ट होगा, बट एक्चुअल में वो ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको तो एक्चुअल में जो दवाइयाँ जो टेस्ट होती हैं हमारी, उसमें भी इसको यूज करते हैं। अगर कोई भी दवा, उसको हम मेडिसिन कह सकते हैं, तो उसका मतलब है कि उसको प्लेसिबो से बेटर उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो राइट, राइट, प्लेसिबो राइट। के अगेंस्ट उसको टेस्ट करा जाता है कि एक पर्सन को दवाई दी जाएगी, उसमें जैसे गोली सेम ही होगी, देखने में बिल्कुल एकदम सेम होगी, बट एक के अंदर दवाई होगी और एक के अंदर दवाई नहीं होगी। अब वो दोनों लेंगे, हम्म। अब देखेंगे कि भाई किस पर प्रभाव ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। प्लेसिबो वाला भी बेटर फील करता है, वो उसको भी लगता है मैंने गोली ली है, कुछ दवाई ली है, तो समहाउ कुछ इफेक्ट हो रहा है मेरे को। साइकोलॉजिकल उसको रिलीफ महसूस होती है ना, उसको लगता है हाँ भैया दवा हम्म। ले ली तो ठीक हो जाऊंगा। उसका एक बड़ा हाँ। पॉजिटिव असर भी होता है कई बार, जो है कि वो हाँ। हाँ। वाकई में सर दर्द है तो कम हो गया, या मान लीजिए कोई बीमारी है तो थोड़ी कम हो गई उसकी। वो होता तो है। ये भी और मुझे गाँव में तो, गाँव वगैरह में तो इसका बहुत ज्यादा मैंने देखा है उपयोग। एक बार कहीं गाँव में मैं रुका हुआ था, तो किसी पर्सन को रात में दांत में काफी तेज दर्द उठा। अब वो हम्म। रात में लेके कहाँ जाएं उसको, वहां से शहर काफी दूर था, तो कोई ओझा वगैरह था ऐसे ही गाँव में, तो उसको बुलाया गया, उसने कुछ झाड़ फूंक करी और उसने कहा हम्म। कि हाँ अब कुछ आराम पड़ गया है। तो ये चीजें साइकोलॉजिकल अफेक्ट हैं वो, जो कि करते हैं काम। हाँ, नहीं, ये तो एक्चुअली प्लेसबो इफेक्ट बड़ा मतलब एक साइंस में बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि कैसे लोग जो है जैसे दवा की जगह अगर उनको कोई मतलब शुगर पिल भी दे दी गई तो अक्सर उनकी बीमारी सही हो जाती है। तो ये हम्म। भी एक होता है। लेकिन एक और मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी अभी कुछ दिनों पहले, जिसको हम कहते हैं नोस्बो इफेक्ट, जो है नेस्बो इफेक्ट। हम्म। ये हम्म। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी कि नेस्बो इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़, दवा जैसे होती, जैसे मान लें सर दर्द सही होने की दवा है, तो आपको प्लेसबो का इफेक्ट होगा कि आपने दवा खा ली तो सही हो गया। लेकिन हम्म। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ दी जाती, दवा दी जाती, जिससे आपको ये बताया जाता है कि साहब इससे जो है
आपको कोई साइड इफेक्ट होगा, मान लीजिए आपको वॉमिटिंग होगी, है हम्म। ना, तो हम्म। क्या होता है कि जब वो दवा दी जाती है तो लोगों को साइकोलॉजिकली ऐसा लगने लगता है कि साहब जो है ये वॉमिटिंग हो रही है, मतलब उसका निगेटिव साइड भी होता है। अब इसका एक हम्म। बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों के गांव में मेरी मम्मी खास तौर से बड़ा हम्म। मानती हैं दिशाशूल को। पता नहीं आपको दिशाशूल के बारे हाँ, में पता है कि पता नहीं है, पता। पता है, पता है। हम लोगों के साइड में तो ईस्ट यूपी में बड़ा चलता है ये। अब हम्म। उनका जैसे आपने सुना होगा, उसकी एक बड़ी एक फेमस कविता जैसी है कि सोम शनिश्चर पूरब न चालू, हम्म। मंगल बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पर सुख ना पाए, बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं होवे ताको आना। मतलब इसके अंदर एक्चुअली बताया गया है कि किस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे सोमवार को और कौन से शनिश्चरवार डायरेक्शन को, में नहीं जाना? हाँ, पूरब में नहीं जाना चाहिए। और हम्म। उसमें तो इतना स्ट्रांग प्रोडिक्शन है कि अगर बृहस्पति के दिन अगर आप जो है दक्षिण दिशा में चले गए तो आप हम्म। वापस नहीं आएंगे, मतलब यू विल सर्टेनली डाई, मतलब इतना स्ट्रांग प्रोडिक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे हम लोग कई बार जाते हैं और वहां पे मम्मी ने कहा कि भाई अब आप तो शनिश्चर है, अब आप नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि हम्म। शनिश्चर के दिन जाओगे अशुभ हो जाएगा। अब हम्म। मान लीजिए सपोज करिए कि आप जो है इस बात को नहीं मानते, है ना, और हम्म। आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो जाना है, मुझे प्लेन पकड़ना है, मेरा तो कल एग्जाम है, मुझे जाना ही है। अब आप हम्म। चले गए मान लीजिए एग्जाम देने के लिए या कहीं पे, तो दिमाग में क्या है ना आपके चलता रहता है यार हाँ। कि कहीं ना कहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उस चक्कर में क्या होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपका उतना कंसंट्रेशन नहीं होता है, और हो सकता है कि आपका एग्जाम वाकई में खराब हो जाए। या आप हम्म। गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर वाकई में आप इससे विश्वास करते हैं कि आप गलत दिन जा रहे हैं, तो हो सकता है वाकई में एक्सीडेंट हो जाए। तो ये हम्म। चीज़ें जो एक नेस्बो इफेक्ट होता है कि साहब जो निगेटिव प्रोडिक्शन भी सही हो जाता है। ये हाँ। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि अगर आप डरते हैं तो फिर कई बार सही, अच्छा वहीं पे अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको लगता है आज तो सब चीज़ अच्छा है, और दही चीनी खा के हम लोग घर से निकले हुए हैं तो आज एग्ज़ाम अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस है। तो कई बार हम्म। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। कई बार ये भी होता हाँ है हाँ, कि बताइए। हम, क्योंकि हम पैटर्न तो लगातार जोड़ते ही रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर आप वैसे गए हैं निकल के घर, कोई आपको दिमाग में नहीं है कि कौन सी दिशा में आज जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ या दिन कौन सा है। हम्म और हम्म मे बी ऐसा होता ही है कि जब आप घर से निकल रहे हो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं। तो अगर हम्म आप ये सोचकर निकले हो कि, और आपके मन में है कि यार आज मैं गलत दिन निकल गया हूँ घर से बाहर, और कुछ अगर भी कुछ भी नेगेटिव होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं खाना अच्छा ना मिले, या मे बी कहीं हम्म, किसी दिन बहुत भाग दौड़ हो जाए, तो हाँ आपको हाँ लगता है हाँ कि हाँ हाँ, यार ये शायद उसकी वजह से ये गड़बड़ हो हो गया गया, है। हाँ सही बात। अच्छा, सब सही हो जाए तो नहीं याद रहता, अगर गड़बड़ हो हाँ, जाए तो लगता है हाँ, फिर मम्मी तो याद आपकी है। याद दिलाएंगी कि देखो तुम शनिश्चर को गए थे इसीलिए तुम्हारे साथ में ये दिक्कत हो गई, है ना। अच्छा हाँ। अर्पित, आप ये बताइए कि आपके कुछ पर्सनल सुपरस्टिशंस हैं कि नहीं, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी बताऊंगा अपने बारे में कुछ हम्म। इंटरेस्टिंग। आपको कुछ ऐसे सुपरस्टिशन जिसको आप मानते हैं, या मतलब पहले मानते थे छोड़ दिया, कुछ इस टाइप के ऐसे कोई पहले तो सुपरस्टिशन? काफी मानता था, पहले तो मैं बताऊं तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर ही रह चुका हूं, तो एस्ट्रोलॉजी पर तो अच्छा। मैं बिलीव करता ही था। मैं तो पूरी अपनी हाँ कुंडली देख कर कि कैसे कौन सा ग्रह की दशा चल रही है, क्या होने वाला है, तो मैं उसी हाँ हिसाब हाँ। से कनेक्ट करता रहता था। तो वो एक था हम्म सुपरस्टिशन। बाकी मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा आस्तिक तो नहीं, बट हाँ ऐसा लगता था कि ठीक है, कुछ तो करने से कुछ तो होता होगा। एक सुपरस्टिशन ऐसा था कि जो उसको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करा है, और एक्चुअली मैं उसे टेस्ट ही कर रहा था, और मुझे सच में विश्वास भी था कि शायद ये, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा अंधविश्वास जैसा मुझे नहीं दिख रहा था। और वो था कि हम्म। एक बुक आई थी द सीक्रेट करके, तो उसके हाँ हाँ हाँ, अंदर, मैंने पढ़ी है, पढ़ी मैंने। हाँ, बड़ी पॉपुलर बुक है, तो बड़ी सुपर हिट बुक पॉपुलर है हो ये। गए। तो हम्म। मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, और उससे पहले मैंने एक बुक और पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ तो ये वो भी भी मैंने पढ़ी हुई है, हाँ सिमिलर ये सी भी ही सिमिलर उसमें भी थीम पे थ्योरी है। है। राइट 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 राइट। तो वो जब मैंने देखी तो मैंने कहा यार इसका मतलब मेरे को सक्सेस का फॉर्मूला मिल गया है, और ये ऐसा ही शायद होता है। हाँ तो उस समय मैं हाँ एक हाँ। बिजनेस कर रहा था, और वो बिजनेस मतलब लगातार बहुत स्ट्रगल था, और उसमें कुछ प्रॉफिट निकल कर नहीं आ रहा था, हर महीने कुछ ना कुछ लॉस ही जाता था। तो हाँ मैंने कहा हाँ चलो यार इसको आजमाते हैं। तो मैंने जो हाँ। मैं सेल जो चाहता था बिजनेस की हो, वो सेल मैंने एक, जहाँ पर मैं नहा कर निकलता था, शीशे में बाल वगैरह बनाता था, तो वहां पर मैंने चिपका दी ताकि मैं भूलूं नहीं। और वो मुझे दिखती थी, हम्म और मैं उसको देख कर इमेजिन करता था कि मेरी बहुत अच्छी सेल हो रही है, मेरी सेल इतने नंबर्स में पहुंच गई है, और अब बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये वो सब इमेजिन करता हुआ पूरा मैं जब तक अपने बिजनेस तक पहुंचता था यही मैं रास्ते भर सोचता हुआ जाता था। और हम्म ये मैंने करा करीब 1 महीने 2 महीने, मैं इसको लगातार बहुत तन मन धन से इसको मैंने फॉलो किया, और मुझे हम्म। उम्मीद थी कि बस अब तो चमत्कार होने ही वाला है। अच्छा। तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, मेरा बिजनेस लास्ट में वो बंद ही हो गया। हाँ। तो तब से मुझे मुझे लगा कि यार नहीं, ये ऐसे तो नहीं फॉलो करता। फिर मैंने उसको दिमाग से सोचा कि
जब मैं बाद में थोड़ा और मेरी थिंकिंग अच्छी हुई, मैंने कुछ और अच्छे ऑथर्स वगैरह को पढ़ा और थोड़ा सा मैं क्रिटिकल थिंकिंग मेरे अंदर आने लगी, तब मैंने सोचा कि यार ये भी तो एक तरह का अंधविश्वास ही है। हम जैसे मंदिर में जाते हैं, प्रेयर करते हैं और सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे साथ में, तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ। और जो मंदिर में प्रेयर करते हैं उसका भी अगर आप किसी को बताओ कि भाई वहां पर आप मैंने प्रेयर करी और मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे, यार आपने दिल से नहीं दिल की से होगी नहीं किया प्रेयर। होगा, राइट 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 राइट। और यहाँ पर भी यही है, अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई मैंने किया था और नहीं हुआ मेरे साथ, तो लोग कहेंगे भाई आपने सही से नहीं किया होगा। तो बात तो वही है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। इनफैक्ट जो है ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो सबसे पहले ऑथर थे जो मैंने पढ़ा था, वो आपने शायद नाम सुना, एक लॉ ऑफ सक्सेस है। लॉ ऑफ हम्म। सक्सेस जो एक ये जो है ये इनकी नेपोलियन हिल की किताब है, जो हम्म। कि 1925-30 के आसपास में करीब लिखी गई थी। और हम्म। ये नेपोलियन हिल साहब ने करीब 10-15 साल तक स्टडी करने के बाद में कि जो लोग दुनिया में बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो हम्म। क्यों होते हैं, उसकी स्टडी की। और इसका एक शॉर्टर वर्जन भी है, रिच थिंक एंड ग्रो रिच करके है। तो हम्म। वो तो बहुत सुपर हिट, अगर अभी भी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, टॉप 100 या ऐसे रहती है। हम्म। तो इसमें भी यही बात कही गई जो आपने बात की, कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में ये पहले से बना लो कि मैं कितना अमीर हूँ, और उसी हिसाब से बिहेव करने लगो, उसी हिसाब से सोचने लगो, हम्म। तो वाकई में यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द वेल्थ एंड अट्रैक्ट द सक्सेस देयर। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे अपनी लाइफ की एक सुपरस्टिशन है ऐसा। एक तो सुपरस्टिशन हमारे घर पे फैमिली दर फैमिली, मतलब परिवार में फॉलो किया जाता था। वो ये था हम्म। कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, बच्चे थे, तो हम लोगों को दही चीनी खिलाई जाती थी, कि भाई दही हम्म। चीनी शुभ होती है, तो दही चीनी हम लोग खिलाई जाती थी कि इसको खाओ तो अच्छा रहेगा। अब वो दिमाग में बैठ गई, फिर बाद में जब हमारे बच्चे हुए, बच्चे जब जाने लगे अपने एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको उनकी मम्मी भी खिलाया करती थी कि भाई दही चीनी। तो ये काफ़ी दिनों तक ट्रेडिशन चलता रहा। तो ये तो खैर चलिए एक फैमिली से आया था। बड़े एक इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। जब मैं छोटा था, मतलब तो क्या था कि हम लोग के मोहल्ले में ये लखनऊ में हम लोग रहते थे, तो हमारे मोहल्ले में आसपास इसी टाइप के थोड़ा सड़क छाप के लोग भी थे वहाँ पे। हम्म। और उन्हीं के बच्चे थे, तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारे खेलते थे, जैसे पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना। और इन हम्म। सब चीज़ों से मेरे पापा बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे। तो वो बहुत मना करते थे कि भाई ये सब मत खेला करो। हम्म। और अगर खेलते हुए उन्होंने पकड़ लिया और बुलाया और पकड़े गए, तो फिर बड़ी पिटाई होती थी मेरी, है ना। हम्म। तो क्या हुआ कि हमारा एक दोस्त था, उसने हमें बताया कि ऐसा है कि जब भी तुम्हें पापा बुलाते हैं, तो हम्म। एक ईंटा खड़ा रखो और उसके ऊपर एक ईंटा ऐसे पड़ा रखो। समझे। और ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारी पिटाई नहीं होगी। अब अच्छा, उसको मैंने ट्राई किया कई बार, और वाकई में मतलब खैर, मतलब ये पिटाई नहीं, वैसे भी पिटाई ऐसे नहीं कि मेरी बहुत रेगुलर हुआ करती थी। लेकिन जब भी मान लिया पापा बुलाते थे, हम कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं और पापा बुलाए, तो हम्म। इसके पहले कि हम सीधा उधर जाए, सबसे पहले ईंटा देखते थे कि भाई ईंटा कहाँ पे है। तो दो ईंटें मिलने चाहिए थे, एक ईंटा खड़ा और एक ईंटा उसके ऊपर पड़ा। और हम्म। उसके बाद में फिर बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के पापा के पास जाते थे। लगता था कि पिटाई नहीं होगी। अब पता नहीं, हो सकता है कि जाने में थोड़ा देर हो जाती हो, पापा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता हो, तो पिटाई नहीं। बट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन है, जो मैंने बचपन में बहुत दिनों तक इसको फॉलो किया। और मेरे ख्याल से इसी टाइप के सुपरस्टिशंस होते हैं जिसको कि लोग नो, ऐसे होता है। विश्वास। तो अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुपरस्टिशन, चलो ठीक है, मान लो कि इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमको अगर डर लग रहा है, हमारे अंदर एक अनसर्टेनिटी है, तो सुपरस्टिशन कहीं ना कहीं हमें एक सांत्वना देते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक विश्वास देते हैं, चलो भाई हम बच सकते हैं इससे, है ना, कोई तरीका हमें निकालते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। हम्म। लेकिन इसके निगेटिव साइड क्या है आपके हिसाब से? अगर हम सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या निगेटिव साइड हो सकते हैं, क्या हार्म हो सकता है? निगेटिव साइड तो बहुत हैं इसके। अगर भारत में अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखें, तो हमें पता चलता है कि खासतौर पे झारखंड और बिहार का जो जो एरिया है, इसके अंदर विच हंटिंग आज भी चलती है। आज भी हम्म। जो महिलाएं हैं उन पर चुड़ैल डायन होने का इल्ज़ाम लगाकर उनको पीट कर मार दिया जाता है। बहुत सारी जो हमें रिचुअल, उनको क्या बोलते हैं, रिचुअलिस्टिक जो बलि होती है, वो हमें देखने को मिलती है। तांत्रिक क्रिया करके किसी को बलि चढ़ा देना, वो हम्म। हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा फिर आर्थिक नुकसान की बात करें तो वो तो बहुत बड़ा है ही। लोग बहुत सारा पैसा इस तरह के अंधविश्वासों में गंवाते हैं। क्योंकि मैं तो चूंकि एस्ट्रोलॉजर रह चुका हूं, तो मैंने तो देखा है लोग कितना कितना पैसा इन चीज़ों में दे देते हैं, जस्ट सही एक बात है। उम्मीद के लिए, एक होप के लिए। मतलब लाखों रुपए मैंने लोगों को इस तरह से उड़ाते हुए देखा है कि उनको बस उम्मीद है कि ऐसा करके कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। वो तो अब मैं जो आपसे भी है। थोड़ा सा, हाँ, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम्म। और वो सवाल ये है
हम्म। कि जैसे जो धार्मिक लोग होते हैं हम्म। वो अक्सर पूजा करते हैं, प्रेयर हम्म। करते हैं, व्रत करते हैं, हम्म। और ऐसा माना जाता है कि उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। अब जैसे हम्म। कि करवा चौथ का व्रत ले लीजिए। अब हम्म। उस दिन जो औरतें होती हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं वो पूरे दिन खाती पीती नहीं, पानी भी नहीं पीती हैं, हम्म। और उनको ऐसा लगता है कि भाई इससे जो है उनके पति की सुरक्षा हो जाएगी या पति उनके हम्म। सुरक्षित रहेंगे। और हम्म। ऐसे बहुत सारी व्रत हैं, कुछ व्रत होते हैं जो पति के लिए किए जाते हैं, कुछ बच्चों के लिए किए जाते हैं, कुछ अपनी स्वास्थ्य के लिए किए जाते हैं। हम्म। और इनकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं इसके पीछे कि कई बार ये हमारे धर्म शास्त्रों में भी इस तरीके के व्रत का जिक्र है। तो क्या आप इस तरीके की चीज़ों को सुपरस्टिशन मानते हैं, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, धर्म को हमें सुपरस्टिशन से अलग रखना चाहिए, और धर्म में अगर कोई चीज़ प्रेस्क्राइब्ड है तो उसको सुपरस्टिशन ट्रीट नहीं करना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं चाहे वो चीज़ धर्म से आ रही हो या चाहे वो लोक परंपरा से आ रही हो, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। और चाहे जैसे करवा चौथ का आपने बताया, तो मैं तो कई लोगों को मैंने समझा समझा के, मैंने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी को, मेरा जो भाई है उसकी वाइफ को मैंने समझा समझा के इनके जो है व्रत छुड़वाए हैं कि भाई ये अच्छा। क्या मतलब पागलपन है, ये मतलब सुबह से भूखे प्यासे यार, ये क्या चीज़ है। चलो ठीक है, तुम्हें फिर भी इतना मन है व्रत रखने का, तो एक काम करो कि थोड़ा खा लो, थोड़ा फल वगैरह खा लो, ऐसा करके कर लो ये। और अब हम्म। चूंकि जैसे मम्मी है मेरी, उनकी एज है अच्छी खासी, तो वो रखती हैं, अब उनकी हेल्थ नहीं है उस तरह की वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाए। तो मैंने, अब वो सोचो इतने टाइम से फॉलो करती चली आ रही है, लेकिन कई साल समझाने के बाद आखिरकार उन्हें एक बार समझ में आई। अब कम से कम उन्होंने पानी पीना और शाम के बाद चाय वगैरह पीना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें हैं एक्चुअल में। तो वो ये कि थोड़ा सा कोशिश करें, और धर्म वर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्म में हो अंधविश्वास चाहे किसी में भी हो, लोग सोचो कि कितने पैसे उड़ा देते हैं इन चीजों पर। यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है, भागवत कथाएं चल रही हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं। और फिर धार्मिक यात्राएं हैं, और धार्मिक यात्राओं में भी कई बार किसी मौके पर एक जगह पर इतनी लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और फिर वो कई बार भगदड़ भी मच जाती है, लोग भी अपनी जान से हाथ धोते हैं। तो नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने तो, मेरी तो कोशिश यही रहती है, जिन लोगों से भी मैं मिलता हूँ मैं उनको बताता हूँ कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे धार्मिक लोग हैं, अब उनको आप सीधे सीधे ये तो कह नहीं सकते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है, कुछ भगवान भगवान नहीं होता है, वो तो इन चीजों से तो वो खैर समझने वाले नहीं है। तो मैं उसको उनको इस तरह से समझाता हूँ, मैंने कहा भाई देखो, भगवान तो हर जगह है ना, आप ही मानते हो कि हर जगह है, और वो हर जगह बैठकर आपकी प्रार्थनाएं सुन सकता है। तो उसके लिए ये सब इतने बड़े आयोजन करने की जरूरत क्या है? क्यों जरूरत है आपको कि आप किसी ऐसे जगह पर जाओ जहां पर कि किसी विशेष मौके पर इतनी भीड़ होने वाली है? तो क्यों अपनी लाइफ को रिस्क में डालना है, क्यों अपने पैसों को बर्बाद करना है? तो लोग समझते हैं कई बार इन चीजों को। कुंभ में मैंने जाने से रोका अपनी फैमिली के लोगों को। मैं भाई वहां पर इतनी भीड़, इतनी अव्यवस्था है, क्यों जाना है वहां पर? तो कोशिश जितनी भी होती है मेरी, मैं करता हूँ, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो धर्म से हो चाहे ऐसे ही हो। इनफैक्ट अर्पित, मैंने ये देखा कि जैसे कुंभ का मेला है, और अभी देखिए ये जो हमारे यहाँ पे जो कांवरिया का चल रहा है, जिसमें कि हम्म। हजारों लाखों लोग जो है वो कांवर यात्रा लेकर के जाते हैं। और अगर कोई स्टैटिस्टिक निकाला जाए तो शायद हमें ये पता चले कि इसमें कितने हजारों लोगों की डेथ हो जाती है। हाँ। इवन जब कुंभ का मेले में लोग जा रहे थे या आ रहे थे, उसमें जो हमने देखा कि रोज ही खबर आती थी कि आज यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, इतने लोगों की डेथ हो गई। और कांवड़ यात्रा में भी आप सुनते रहते हैं कि साहब ये गाड़ी चढ़ गई, यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो गई। हम्म। तो मतलब इन सब चीज़ों में एक्चुअली जो कॉस्ट पे करनी होती है वो एक तो देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट तो होती ही होती है, फिर समय की कॉस्ट होती है, और फिर लाइफ का भी रिस्क रहता है। और हम्म। मतलब लोग जो है ऐसा समझते हैं कि हम अगर इस यात्रा को करेंगे तो शायद हमें कुछ इसका वरदान मिलेगा, शायद हमें इसका कोई फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए जैसे कि हम करवा चौथ की बात करें तो करवा चौथ की जो एक कहानी है, एक कहानी जो मैथोलॉजिकल कहानी है, कि साहब एक क्वीन वीरावती होती थी जो कि फास्ट किया उन्होंने, करवा चौथ का व्रत करती थी वो अपने हस्बैंड के लिए, जिसमें हस्बैंड का मुंह देख करके, बेसिकली मिरर में देख करके वो खाना फास्ट तोड़ते हैं। तो उनके ब्रदर ने कुछ उनको डिसीव किया, ऐसी स्टोरी है कि उनके हम्म। ब्रदर ने उनको कुछ डिसीव किया, और उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक्चुअली हस्बैंड आया को बिना देखे हुए उन्होंने व्रत तोड़ दिया, और उसके बाद में हस्बैंड की डेथ हो गई। अब उसके बाद में फिर उन्होंने पूजा की और बहुत सारी मतलब
प्रेयर किया भगवान को, और उसके बाद में हस्बैंड उनके जिंदा हो गए। हम्म। और इसके बाद में ये करवा चौथ का व्रत जो है ये पॉपुलर हो गया। अब देखिए ये स्टोरी मतलब ऐसे ही लगती है कि जिसमें विश्वास करने लायक ऐसी स्टोरी लगती नहीं है कि किसी की डेथ हो गई और उसके बाद वो जिंदा हो गया, है ना। हम्म। और इस हिसाब से देखिए क्या होता है, हालांकि ये सब चीज़ें कंट्रोवर्शियल है हमारे यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए हस्बैंड को भी ऐसा लगता है कि भाई मेरी पत्नी जो है वो करवा चौथ का व्रत रहती है और उस हम्म। वजह से मुझे कोई रिस्क नहीं है, तो शायद वो उतने प्रिकॉशन नहीं लेगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई में हस्बैंड की चिंता है, उसकी लाइफ को बचाना है, तो ये बेटर रहेगा कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट पहने या फिर सीट बेल्ट लगाएं, स्पीड लिमिट में करें। उससे हस्बैंड की लाइफ के प्रोटेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। या अगर हम्म। आपको कोई बीमारी होती है आप प्रॉपर डॉक्टर के पास में जाएं। और जब आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि आप उतने ज़्यादा साइंटिफिक या रैशनल तरीके से अपने की देखभाल नहीं करते हैं, और उससे बजाय फ़ायदा होने के कई बार नुकसान भी इससे हो जाता है। तो इसलिए ये चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो या फिर अब जैसे अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या लगती है कि ये जो धर्म के लोग हैं जब बाकी लोग करते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में किसी गांव में जब पानी नहीं बरसता तो मेढकों की शादी करते हैं। आपने हाँ आपने सुना होगा हाँ, जरूर उसको, सुना है। है ना। अब ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं साहब ये लोग तो बड़े बेवकूफ़ टाइप के आदमी हैं, कर दे। और खुद जो चीज़ें करते हैं उनको लगता है ये तो बड़ी रैशनल है क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। हाँ। जबकि जो मैंने आपको बताया कि जो सुपरस्टिशन है बेटी, अनटेस्टेड हाइपोथेसिस, कोई हम्म। ऐसी स्टडी नहीं है जिससे ये पता चले कि साहब अगर आप प्रेयर करते हैं या पूजा करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैंने देखी है कि ये जितने भी फैनेटिक लोग हैं या जितने भी धार्मिक लोग हैं वो अक्सर इसको साइंटिफिकली जस्टिफाई करते हैं। जैसे मैंने हम्म। बहुत लोगों को सुना है कहते हुए कि साहब फास्टिंग से तो इतना प्रूवन है कि इससे बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट होते हैं, तो हमारे पूर्वज जो हैं वो बहुत हम्म। समझदार थे और उनको बड़ी साइंटिफिक नॉलेज थी, उन्होंने जानबूझ करके ऐसे ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों की हेल्थ बनी रहे और वो रेगुलर फास्टिंग करते रहें। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फास्टिंग एक्चुअल में ये पुराने टाइम में एक तरह से हाई होने का एक तरीका था। एक तो तरीका ये है कि आप हम्म कुछ ऐसा साइकिलिक ले लो तो आप हाई हो जाओगे। फास्टिंग हम्म भी अगर आप करते हो या कोई हम्म लगातार कोई रिदमेटिक एक्टिविटी करते हो, रात भर जागते हो, तो एक काइंड ऑफ एक यूफोरिया टाइप की एक फीलिंग आपके अंदर आती है। तो हम्म फास्टिंग जो है वो वहां से आई है। और उस फीलिंग को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को लगता है कि हम शायद ईश्वर के ज्यादा करीब हो गए या हमारे अंदर ईश्वर उतर आया या कुछ हम्म कनेक्शन हमारा बन गया। वो वहां से आती है फास्टिंग। उसका जो अ, ये जो अभी जो एक नोबेल प्राइज भी मिला है उस पर, ऑटोफेगी को लेकर, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं। उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। और ना इस तरह की फास्टिंग, जिस तरह की फास्टिंग आप करते हो उससे कोई आपको बेनिफिट होता है। वो एक अलग चीज है। जो वो नोबेल प्राइज विनिंग जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑटोफेगी के ऊपर अपना जो पेपर लिखा था, वो वो एक चीज अलग है। वो ऐसी फास्टिंग नहीं है जो कि जो आप सोच रहे हो कि आप भूखे रहकर एक दिन महीने में, और आपको लगता है कि शायद उससे कुछ आपके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ अच्छा हो जाएगा। और ना ही जो पूर्वज थे उनको, उन्होंने जो फास्टिंग जो इंट्रोड्यूस करी थी वो इसलिए करी थी। तो ये तो एक अंधविश्वास है। आप उसको जस्टिफाई करने के, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे सावन अभी पीछे चल रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, और उसको वो बड़ा रैशनल मानते हैं। अभी जैसे आप बता रहे थे ना, मेढक मेढकी की शादी करा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं ये तो हम्म क्या अनपढ़ गंवार लोग हैं। और खुद जो है घर के अंदर बैठकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं और 5 लीटर दूध और घी और पता नहीं क्या क्या उसमें बर्बाद कर दिया। तो वो हम्म उसको रैशनल लेता। अब उसकी उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग उन्होंने थ्योरीज बना रखी हैं। कोई कहता है कि जो पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर अगर हम घी चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो फैट होता है, उस फैट की वजह से वो पत्थर क्रैक होने से बचा रहता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये प्रथाएं डेवलप करी थी। कोई कहता है हम्म कि जो शिवलिंग होता है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है, उस रेडियो हम्म एक्टिविटी को शांत करने के लिए उसके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग तो ये थ्योरीज बनाकर अपने, ऐसे में एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइज रिलीजन जो बन जाता है, उसके पास चूंकि एक बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं, उसमें कुछ बुद्धिमान लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसको जस्टिफाई करने के लिए लगातार तर्क बनाते रहते हैं। तो उनके पास समय के साथ ऐसे अच्छे तर्क इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कि वो अपने जो भी अंधविश्वास हैं उनको बहुत बेहतर ढंग से जस्टिफाई कर सकते हैं। वो शास्त्र लिख लेते हैं बड़े बड़े। और जो छोटे मोटे जो ऐसे अंधविश्वास होते हैं, कोई ट्राइबल कोई फॉलो कर रहा है या कोई ऐसी छोटी कम्युनिटी फॉलो कर रही है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होते। तो इनके जो अंधविश्वास हैं, अब चूंकि उसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उनके फेवर में कुछ शास्त्र वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो लोगों को लगता है कि ये इसमें कुछ रैशनैलिटी है, जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं।
सही बात है ये। और देखिए मैंने जैसे इस बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था कि जैसे जो फास्टिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फास्टिंग के फ़ायदे होते हैं, हम्म। लेकिन फास्टिंग एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा कि अल्टरनेट डे फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, या इस तरीके का फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जो है वो जैसे कि एक मील लें लाइट, एक मील जो है वो से हैवी लें, या फिर इस तरीके का मैंने देखा जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें फास्टिंग में ये कहा जाता है कि भाई आप जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फास्टिंग करते हैं इस टाइप से, जैसे एक पर्टिकुलर फैट छोड़ दिया उन्होंने या स्वीट्स छोड़ दिया। तो हम्म। अगर फास्टिंग को प्रॉपर तरीके से किया जाए, जो कि साइंटिफिक तरीके से किया जाए, तो हम्म। उससे हो सकता है आपका वेट भी कम हो जाए, और हो सकता है कि आपकी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं वो भी आपकी बेटर हो सकती हैं, और उसके लिए एक हम्म। प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन जैसे जो हमारे यहाँ पे फास्टिंग होती है, अक्सर क्या होता है कि आप पता चला आपको पूरे दिन पानी नहीं पीना है, या हम्म। फिर आप कई बार तो क्या होता है कि मैं तो खुद पहले फास्टिंग करता था, और मैंने हम्म। उसमें देखा कि साहब फास्टिंग में अक्सर ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कि साहब आप जो है वो अन्न तो नहीं खाएंगे, लेकिन साहब आप जो है वो क्या कहते हैं आलू खा सिंघाड़े लेंगे। के आटे का हलवा खाएंगे, हाँ। और कुटू की आटे की पूड़ी खाएंगे, हैं, वो सब आप खाते रहेंगे, लेकिन आप बस अन्न नहीं खाएंगे, और उसको वो लोग फास्टिंग से करते हैं। तो हम्म। ये सारी चीज़ों में आप कैलोरी कम करने की जगह कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, तो फायदा होने की हम्म। जगह नुकसान हो जाता है उल्टे आपका। उसमें आप कोई अच्छी चीज नहीं खा रहे, आप आलू खा रहे हो, आप एक वो साबूदाना जो होता है उसका यूज करते हो, साबूदाना वो उसकी खीर बनती है, उसको खाते हैं। सारी की हाँ। सारी जितनी डाइट है व्रत वाली, सारी कार्ब वाली डाइट है, कोई भी उसमें प्रोटीन का लेश मात्र भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो फायदा जो एक तो फास्टिंग का पर्पज ही पूरा का पूरा इसमें डिफीट हो जाता है। हम्म। अच्छा, ये जो अ- साबूदाना, ये तो अपने इंडिया का है भी नहीं। ये तो मैंने अच्छा। इसकी जो हिस्ट्री पढ़ी है, ये तो कहीं अफ्रीका में कोई रूट, कोई ऐसा पेड़ होता है जिसकी काफी हैवी सी रूट होती है, उसको उस रूट को कूट कर उसका जो जूस निकलता है, उससे वो गोलियां बनाई जाती हैं साबूदाने की। और ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17वीं सेंचुरी के आसपास शायद अंग्रेज लेकर आए थे, या पता नहीं कहाँ से आया था ये इंडिया के अंदर। अब ये हमारे हाँ हाँ, कल्चर में कैसे, अब ये व्रत में साबूदाने की खीर लोग कर रहे हैं। खूब खाते साबूदाना मखाने की खीर, हलवा बनता है इसका, और उसको खूब दबा के लोग खाते हैं। अगर उनकी कैलोरी देखी जाए तो डबल कैलोरी हो जाती है, लेकिन फिर भी कहते हैं वो हाँ। व्रत है उसमें जो है। तो ये तो खैर है ही है। तो अब इसका देखिए, हमने ये भी देखा कि इसके नेगेटिव साइड भी होते हैं जो सुपरस्टिशन है, लेकिन आप के हिसाब से क्या किया जा सकता है कि हम सुपरस्टिशन को अपने देश में कम कर सकें, अंधविश्वास को अपने देश में कम कर सकें? आप कुछ स्टेप्स सजेस्ट करना चाहेंगे इसमें? इसमें ना सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जो प्रयास है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। जैसे मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो चीज गवर्नमेंट कर सकती है, महाराष्ट्र में एक जादू टोना विरोधी कानून है, जो कि वहां पर हम्म। जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष हैं, श्याम मानव जी, उनके प्रयासों से, और उनके पूर्व में जो नरेंद्र दाभोलकर जी थे, उनके प्रयासों से वो वहां पर पास हो पाया है। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून हो कि कम से कम जो हमें मोटे तौर पर जो अंधविश्वास दिख रहा है और जिसका सीधा सीधा हमें नुकसान दिख रहा है, अब जैसे हम देख रहे हैं आजकल जो बाबा कल्चर कितना फैला हुआ है, सीधे सीधे खुलेआम ओझागिरी चल रही है, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। उनके नेता जा रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनको उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं। ये चीजें तो कम से कम हम रोक सकते हैं। और ऐसे ही वो हलीलुया वाले हैं जो बलजिंदर करके वो है, वो पास्टर जो कि पता नहीं वो लंगड़ों को चला देता है और क्या क्या करता है। तो इन चीजों को सीधे सीधे रोक सकते हैं ना। और एक एक हमारे पास वो एक एक लॉ और है जो कि मतलब पूरे इंडिया में ही है, वो तो उसको क्या बोलते हैं, मैजिक रेमेडी एक्ट करके समथिंग कुछ है, जिसमें कि आप जो भी टर्मिनल डिजीज हैं कोई भी, उसमें आप कोई भी दवा सजेस्ट नहीं कर सकते हो, या कोई भी झाड़ फूंक कोई टोटका सजेस्ट ओ नहीं कर सकते हो। उस पर भी मतलब जेल है और जुर्माना वगैरह है। लेकिन उसको कोई फॉलो ही नहीं करता उसको, कोई क्योंकि धर्म का आड़ लेते हैं ना ये लोग। आप ये जितने भी अंधविश्वासी हैं, अब धर्म की आड़ लेनी उन्होंने शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट सोचती है कि भाई यार इस पर कुछ करा तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि भाई ये तो हमारे हिंदू धर्म पे अटैक है, कि ये तो क्रिश्चियन धर्म पे अटैक है, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। तो ये तो ये मिलजुल कर सबको प्रयास करना चाहिए कि इस चीज को तो कम से कम हम खत्म कर ही सकते हैं। आपको याद होगा कि निर्मल बाबा हुआ करते थे, निर्मल अभी हाँ। भी हैं मेरे ख्याल से, काफ़ी पॉपुलर हैं। वो बड़ी बड़ी समस्याएं लोग लेके जाते थे,
उनको बताते थे भाई ये समोसे में हरी चटनी डाल के खा लो और ये कर लो। यहाँ पे केस भी हुआ था मेरे ख्याल से, लखनऊ में किसी ने केस किया था कि उसने चटनी खाई और समोसा खाया और उसके बाद में उसका काम नहीं हुआ, तो उन्होंने केस भी किया था। लेकिन एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है अर्पित, वो मेरा ये सोचना है कि कहीं ना कहीं ये जो सुपरस्टिशन होते हैं उसके पीछे हमारा एक विश्वास होता है, जैसे जो हम कहते हैं कि गॉड पे विश्वास होता है हम्म, या सुप्रीम पे विश्वास होता है, डिवाइन पे विश्वास होता है। जब हमें ये लगता है कि हम्म, कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, हमारी हम्म, डेस्टिनी को डिसाइड करती है, और हम्म, अगर ऐसी शक्ति हमसे नाराज हो जाए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी शक्ति को अगर हम किसी तरीके से खुश कर लें तो हमारे फायदे ही फायदे हो जाएंगे। और इस वजह से ये सारे के सारे टोटके होते हैं, जैसे कि किसी ने कह दिया भाई ये अंगूठी पहन लो, ये मंत्र पढ़ लो, ये हम्म, अनुष्ठान कर लो। तो ये सारा अगर उसके हम देखें तो उसके बैकग्राउंड में एक ही चीज रहती है कि कोई ऐसी शक्ति है जो अगर खुश हो जाए तो हमारी जिंदगी में हम्म, की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, और अगर वो नाराज रहेगी, जैसे शनि जी नाराज हैं, तो पता चला हम्म, सब चीज उल्टा पलटा हो जाएगा। तो हम्म, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये जो धर्म है और धर्म पे जो अंधविश्वास है वो कहीं ना कहीं मदर ऑफ ऑल सुपरस्टिशन है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर इस तरीके का विश्वास नहीं होता है कि हर चीज़ दुनिया में नेचर के हिसाब से चलती है, नेचर के लॉ के हिसाब से चलती है, और कोई मिरेकल्स नहीं होते, तब तक ये सुपरस्टिशन बने रहेंगे। आप अगर मान लीजिए छोटे मोटे सुपरस्टिशन के खिलाफ भी करते हैं तो धार्मिक सुपरस्टिशन के खिलाफ कौन बोलेगा? अगर वही चीज़ धर्म ग्रंथ में लिखी है तो कौन बोलेगा? तो कहीं ना कहीं इसका भी मेरे ख्याल से प्रचार होना चाहिए, या इस बारे में भी कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए कि लोगों को ये बताया जाए कि मिरेकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और जो भी चीज़ें दुनिया में होती हैं वो लॉ ऑफ नेचर से ही गवर्न होती हैं। बिल्कुल। आप कुछ और कहना चाहेंगे इसमें आपके हिसाब से, और इस एनीथिंग यू वांट टू मामले ऐड? में कुछ तर्कशील संस्थाएं हमारे देश के अंदर, जैसे कि मैंने एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बताया था महाराष्ट्र में, और ऐसे हाँ ही बहुत हाँ ऐसी तर्कशील सोसाइटी है हरियाणा और पंजाब में। ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग गांव गांव में जाकर लोगों को और इनकी जो जो पहुंच है बिल्कुल रूट लेवल तक है। तो ये गांव में जाकर लोगों को इस बारे में शिक्षित करते हैं, बताते हैं उनको कि कोई ऐसा चमत्कार वगैरह नहीं होता है। और बड़ा अच्छा ये काम है। और दूसरा जो है, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया के दौर में, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो हम लोग भी जो काम कर रहे हैं इसका भी मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं सही बात है। और बताते हैं मुझे कि भाई पहले मैं ऐसा अंधविश्वासी था, ये करता था वो करता था, और आपको देखकर मैं ये सब जो छोड़ दिया है। तो ये भी करना बहुत जरूरी है। जो जिन लोगों को भी लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कि वो लोगों को कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो मुझे लगता है उनको करना चाहिए। और हर फील्ड से लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो आपको देखता हूँ कि भाई आप का जो बैकग्राउंड है उसके बाद आज आप इस चीज को कर रहे हैं, तो इस चीज का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक जो पद होता है उसकी भी एक अलग, कहीं लोगों में ये लगता है कि भाई ये जो चीज, ये अगर बंदा किसी बात को कह रहा है तो हम इसको हमें माननी चाहिए, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा बंदा है, एक ऐसा बंदा है जो कि एक जीवन पर एक मकाम पर पहुंचा हुआ है। तो ऐसे लोग भी अगर सामने आते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिनका कि प्रभाव है समाज के अंदर, उन लोगों को जरूर सामने आना चाहिए इन मामलों में। खैर अर्पित, मैं इस बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत काम किया। मैंने आपके बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, और आपने मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों लोगों तक जो है मैसेज पहुँचाया है। और जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके जो वीडियोस हैं, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों को आपने प्रभावित किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा रोल अदा करें, और धीरे धीरे करके चेतना हमारे देश में बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अपने देश में लगती है वो ये है कि हमारा देश, चलिए एक तरफ बहुत धार्मिक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश हमेशा नए विचारों को ओपन माइंडेड भी है। और अगर कोई भी उनको इस तरीके के विचार करता है तो उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, और ख़ासतौर से जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी ओपन माइंडेड है। तो इस मामले में मेरे ख्याल से आप भी जो काम कर रहे हैं और हम भी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। बिल्कुल 100%। बिल्कुल होगा, और दिख रहा है वो।